Please reply to chat box. Am I audible and screen is visible? So, shall we start? Shall we start? Okay. Today our topic is statistical control charts, and we definitely try to finish up our topic today so that this section will be over entire. For some area I will move in a short because थोड़ा हमारा टाइम हो गया। आते हैं हम सबसे पहले स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट। हम चार टाइप के चार्ट बनाते हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए बताइए फ्रेंड्स? क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। क्वालिटी, we may talk about quality of product, we may talk about quality of services। तो हम किसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? मेनली प्रोडक्ट की और मेनली सर्विसेज की, राइट? एम आई राइट? हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज गुड क्वालिटी की हो एज कम्पेयर टू अवर कॉम्पिटिटर, सो दैट हमारा गुड्स या हमारी सर्विसेज ज़्यादा सेल आउट हो एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में सपोज कीजिए आईटीसी कंपनी है, डाबर कंपनी है और पतंजलि है। These are FMCG sector company. Am I right? Am I right? Please reply. My voice is audible. Okay, thank you very much. When we talk about services, for example, Cox and King is there. Cox and King, Thomson, ये कौन सी कंपनी है? टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री का मैनेजमेंट करती है। दे आर सर्विस प्रोवाइडर। दे आर सर्विस प्रोवाइडर। सो हमें यहाँ पे चार टाइप के चार्ट डिस्कस करने हैं। First is when it is based on attribute. When it is based on attribute, we have to discuss P chart. P का मतलब होता है proportion. P का मतलब होता है proportion. And C chart. We have to prepare P chart and C chart. But when we have to prepare variable, जब हम variable के ऊपर बनाएंगे तो हम बात करेंगे X bar chart और हम बात करेंगे R chart. X bar का मतलब होता है X bar का मतलब होता है mean, R bar का मतलब होता है range. आर बार का मतलब होता है रेंज, राइट? क्लियर? मैं आपको सबसे पहले पी चार्ट के ऊपर से डिस्कस करना चाहूंगा। पी का मतलब है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आउट ऑफ विच या डिफेक्टिव आइटम आउट ऑफ टोटल। पी मीनिंग इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आइटम ओवर टोटल आइटम। सपोज कीजिएगा एक कंपनी
100 यूनिट बना रही है और उसमें से एक डिफेक्टिव है, तो व्हाट इज पी वैल्यू इज 0.01. So can you tell me what is non-defective? What is non-defective? Sir, non-defective is 1 minus p. Would I say 1 minus 0.01? That is 0.99. पेज नंबर 37 को देखिएगा अपने बुक का, वहां पे आपको लिखा हुआ है सिग्मा, मतलब मैं निकाल रहा हूँ सिग्मा ऑफ प्रोपोर्शन. सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है आपने? विद इन स्क्वायर रूट p 1 minus p divided by n. p 1 minus p divided by n. Am I right? Understand हो रहा है? Please reply. Please reply with okay or not. Okay. Thank you very much. Now, suppose कीजिए मैं कह रहा हूँ proportion. This one is my p value. I want to know my what is upper control limit. What is my lower control limit? Upper control limit है suppose कीजिए मेरा first लॉट तैयार हुआ वो ये है. पी से तो ऊपर है लेकिन यूएल से नीचे है. सेकेंड लॉट मेरा यहाँ है. थर्ड लॉट मेरा यहाँ है. फोर्थ लॉट मेरा यहाँ है. फिफ्थ लॉट मेरा यहाँ कहीं है. सिक्स लॉट मेरा यहाँ कहीं है. जरा देखते हैं हम अपने चार्ट को. तो यहाँ पे मेरे ये वाला और ये वाले आउटलायर है. ये वाले क्या है? आउटलायर. मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस को चाहिए इसको तो नीचे लेके आए और इसको ऊपर लेके आए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें. सर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज करें? फॉर एग्जांपल आप CFL बल्ब्स लेने जाते हैं. जब आप बल्ब्स लेने जाते हैं तो वो गारंटी देते हैं 2000 आवर्स की गारंटी है या 2 ईयर की गारंटी है. सपोज करते हैं आपने कोई ऐसा बल्ब सोल्ड आउट कर दिया जो 5 ईयर चलता है, तो इसमें आपको फायदा है या नुकसान है? आप अपने कस्टमर को बना के भी रखना चाहते हैं. गारंटी उतनी देते हैं कि 2000 और से वो पहले ना आए. ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा भी चलता रहे, लाइफ टाइम चलता रहे. एम आई राइट? मेक माई सेंस क्लियर? एम आई मेक माई सेंस क्लियर? ओके. So now there is formula for upper control limit. There is a formula for lower control limit. For upper control limit, our formula is U. U is mean. U का मतलब है mean and P is equals to U. ये हमारा U ही बोल सकते हो आप इसको U. It is NP actually. U जब मैं प्लस करूंगा Z सिग्मा ऑफ P, और जब मैं माइनस करूंगा Z सिग्मा ऑफ P, तो दिस इज माय अपर कंट्रोल लिमिट एंड दिस इज माय लोअर कंट्रोल लिमिट. ये अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला और ये लोअर कंट्रोल. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? प्लीज रिप्लाई. कैन आई गो विद नेक्स्ट वन? कैन आई गो विद नेक्स्ट वन? ओके. देन वी प्रिपेयर C chart. Prepare C chart. What is the meaning of C chart? C chart define करता है number of defects per unit. Number of defects per unit. जब हम इसकी बात करते हैं तो अगेन हमें तीन वेरिएबल्स निकालने हैं, तीन वैल्यूज निकालनी है. वन इज व्हाट इज सेंट्रल कंट्रोल लिमिट, which is nothing else but mean, which is C. फिर क्या निकालनी होती है हमें? अपर कंट्रोल लिमिट,
control limit is equals to C plus Z, ZC, lower control limit is equals to C minus ZC, right? मैं ली के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो। थर्ड वन जो चलते हैं वो चलते हैं एक्स बार 4, चलते हैं एक्स बार 4, एक्स बार 4 इज पहली बार सेंट्रल लिमिट। हाउ वी कैलकुलेट सेंट्रल लिमिट? सेंट्रल लिमिट निकालेंगे हम एक्स बार, अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे? एक्स बार प्लस ए टू आर, एंड लोअर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे? एक्स बार माइनस ए टू आर। इसी तरह हमारा एक और चार्ट है आर बार, आर चार्ट। आर स्टैंड फॉर रेंज, आर स्टैंड फॉर रेंज। रेंजेस, सेंट्रल लिमिट होगी हमारी रेंज या आर बार, अपर कंट्रोल लिमिट होगी हमारी डी फोर आर, और लोअर कंट्रोल लिमिट होगी हमारी डी थ्री आर। परमिशन इज ग्रांटेड, आपके पे सिलेबस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको क्लियरिटी हो। डे 1 2 3 4 पे आपका 9 AM, 12 noon, 3 PM, 6 PM ये प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन हुआ 10 यूनिट, 12 यूनिट, 14 यूनिट, 16 यूनिट, 16, 14, 10, 12, 20 यूनिट, 18 यूनिट, 16 यूनिट, 14 यूनिट, एंड 16, 14, 20, 18 ये प्रोडक्शन हुआ। एम आई राइट फ्रेंड्स? प्लीज रिप्लाई। समझ में आया? ओके। आप मेरे को बता सकते हैं व्हाट इज रेंज? रेंज आप निकालते हैं अपर लिमिट हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। Highest value is 16, lowest value is 10. So range will work out 6, 6, 6, and 6. Total of range is 24. R bar is sigma of R divided by N. That is 24 divided by 4, which is will out to be 6. Am I right? अब आपको निकालना है x bar। सबसे पहले इसका सम किया 30, 40, 42, 42 same, 30, 50, 68, 68, 220, x bar is 220 divided by 16, y 16, 4 देगा 4 टाइम का। एम आई राइट? 4 देगा 4 टाइम का। Anyone of you please tell me what is total? Total is 220 divided by 16 will work out near about 13.75। एक्स बार समझ में नहीं आया? पहले इसका टोटल किया सिग्मा ऑफ एक्स आई, ये टोटल किया। शीतल समझ में आ रहा है? ये टोटल किया, फिर इसका टोटल किया,
ये 4 दिन के लिए आपने ऑब्जर्वेशन देखिएगा, 16 ऑब्जर्वेशन है ना, 16 ऑब्जर्वेशन आया समझ में। 4 दिन, 4 टाइम, 4 4 16, 4 into 4 16। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो हमने यहाँ लिया। सबसे पहले कंट्रोल लिमिट बनाते हैं, इट इज 13.75 एक्स बार 4। व्हाट इज अपर लिमिट एंड व्हाट इज लोअर लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है हमारा एक्स बार प्लस ए टू आर। देखिएगा ए टू की वैल्यू कहाँ है, एक टेबल में देखना पड़ता है आपको, विच इज कॉल्ड ए टू टेबल। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 6। तो आपको पेपर में ए टू की वैल्यू गिवन दी हुई आएगी, लेकिन इफ यू आस्क मी सर कैसे निकालते हैं ए टू, तो मैं ए टू का एक आपको टेबल दिखा रहा हूँ। इट इज ए टू टेबल इन क्वालिटी कंट्रोल, इन क्वालिटी कंट्रोल, राइट। यहाँ से टेबल आ जाएगा, आपने एन को देखना है, आपने एन को देखना है। ए टू 4 पे कितनी वैल्यू है बताइए, आ रही है बात समझ में जी। 4 पे वैल्यू है 13.75 प्लस 0.729 into 6। ये कैलकुलेशन कीजिएगा, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या थी, सेम यही 13.75 माइनस 0.729 into 6। ये वैल्यू आ जाएगी। इससे मैं सपोज करता हूँ ये 15 आएगी और सपोज करता हूँ ये 13 आएगी फॉर एग्जाम्पल। आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये आया 15 है। नाउ अब आप एक्चुअल डाटा प्लॉट करेंगे, अब आप एक्चुअल डाटा प्लॉट करेंगे। एक्चुअल डाटा आपके पास ये रहा सारा, डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का। अब देखिएगा ये 15 से ऊपर आया और ये 13 से नीचे आया, तो इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। मेरी बात समझ में आ रही है, इनकी क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। 10 आया, 12 आया, 10 12 14 16, इसको क्वालिटी डाउन करो, इनकी पार्शियली क्वालिटी अप करो, ताकि 13 और 15 के बीच में आ जाए। तो अगर ये समझ में आया तो मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज माय एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। देखिएगा ये ऊपर जो मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया है, बुक में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिए हुआ। आपने से बताएगा सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है। सैम्पलिंग का कोई मीनिंग बता पाएगा। आप ऑलरेडी बहुत, यस, पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन में से फ्यू आइटम को पिक करना है, फ्यू आइटम्स को पिक करना है, करके क्या करना है, डिसाइड अबाउट पॉपुलेशन, डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, यस, आप किसी शॉप पे चीज लेने गए, यू वेंट टू सम शॉप टू परचेज चीज और पनीर।
तो आपको एक लार्ज में से थोड़ा सा पीस लिया, राइट, एंड यू चेक whether I should buy or not to buy. This is called sampling. Now, sampling can be simple sampling, simple random sampling. It can be systematic sampling. It can be systematic sampling. It can be probability or quota sampling. It can be stratified strata. It can be cluster. लेकिन हमारे करिकुलम में है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग या डबल सैम्पलिंग। और डबल सैम्पलिंग का मीनिंग ये है कि अगर मेरा दो कट ऑफ पॉइंट बना लिए, मैं कट ऑफ पॉइंट पहला बोल रहा हूँ, कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट पहला बोल रहा हूँ C1, दूसरा बोल रहा हूँ C2। पहला बोल रहा हूँ C1, दूसरा बोल रहा हूँ C2। सपोज कीजिए पहला बनाया मैंने 5 और अगला मैंने बनाया से 10। N1 बोल रहा हूँ, N2 बोल रहा हूँ। N1 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, इसमें से कितने डिफेक्टिव हो। सपोज कीजिए 100 में से 5 डिफेक्टिव चलेंगे, 100 में से 5 डिफेक्टिव चलेंगे, और 1000 में से 10 में चला लो, राइट। तो ये स्टेज है, स्टेज 1। अगर आपके डिफेक्टिव आइटम अगर आपके डिफेक्टिव आइटम C1 से ज्यादा है, your defective item is greater than C1, if your defective item is greater than C1, तो आप immediately रिजेक्ट कर दोगे। यानी कि डिफेक्टिव आइटम अगर सपोज कीजिए 6 आ गए, 5 से ज्यादा, तो आप रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर नहीं आए, सपोज कीजिए 4 आए, डिफेक्टिव आइटम इज लेस देन डिफेक्टिव आइटम इज लेस देन C1, तो आप नेक्स्ट स्टेज पे इसको रेफर कर दोगे, इसको नेक्स्ट स्टेज पे रेफर कर दोगे। नेक्स्ट स्टेज पे रेफर करने के लिए अगेन आपके पास एक और कट ऑफ पॉइंट है स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे है C2। अगर यहाँ पे अगेन डिफेक्टिव आइटम C2 से ज्यादा आ गए, तो आप रिजेक्ट कर दोगे। और अगर C2 से कम आए, डिफेक्टिव आइटम C2 से कम आए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर दोगे। यानी कि वुड आई से कि आपके पास दो कट ऑफ पॉइंट आ गए, C1 को पास करेगा तभी वो आगे जाएगा, C2 को पास करेगा तभी वो आप एक्सेप्ट करोगे। अगर ऐसा हुआ C1 को फेल हुआ, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। अगर ऐसा हुआ C1 को तो पास हो गया लेकिन C2 को फेल हो गया, इसको तो फेल हो गया और इसको पास हो गया, तो आप हो सकता है दोबारा रीसैम्पलिंग करो, रीसैम्पलिंग इट मे बी पॉसिबल। इस दिस वन इज क्लियर, देन आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर ये क्लियर हुआ, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। अगर क्लियर तो हम चले नेक्स्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। एक्सक्यूज सर, सर C2 में यदि रिजेक्शन है, हेलो, यस यस सर यदि C2 में रिजेक्शन है तो रीसैम्पलिंग होगी या हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे? that I'm seeing there are various alternatives we have. First one, we can go for resampling, पूरा दोबारा करो, C1 से दोबारा रिपीट करो। मैनेजर का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैनेजर स्ट्रिक्ट है। दूसरा हो सकता है प्रोसेस को दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए दो, जी या तो हो सकता है C2 को रिड्यूस कर सकते हैं हम, कि मैनेजर को थोड़ा बोल सकते हैं लीनियंट हो जा। ओके सर, थैंक्स सर। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड की टैबलेट आनी है, आप चाहते हो कोई भी फटाफट आ जाए कि थोड़ा तो पॉपुलेशन की डेथ कट हो सकता है, आप C2 रिड्यूस कर सकते
कि हो सकता है अभी साइड इफेक्ट्स हो पूरी टैबलेट के लिए मार्केट में अभी तो आ जाए. Now can I go with Management Information System, MIS? Yes, yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Now, this have three words. One is management, second is information, third is system. Any one of you can tell me what is the meaning of system? In reply in chat box, system is there are some interrelated and interdependent. Interrelated, interrelated, and interdependent functions or department. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम. आपका प्रोडक्शन आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है और परचेजेस yes step by step procedure. So system means that there are some interrelated and interdependent function in the organization, and we talk about what information. मैं इसको explain reverse order में कर. We refer with the information. अब क्या कहीं इंफॉर्मेशन आप देखते हैं आपने फेसबुक पे एफबी पे कोई भी चीज लाइक करी, जैसे ही वो चीज आप लाइक करते हो या व्यू करते हो इट विल मूव टू फ्लिपकार्ट. एम आई राइट? प्लीज ऐसा हो रहा है आजकल या नहीं? द मोमेंट यू लाइक समथिंग इट विल अपीयर इन योर फ्लिपकार्ट दैट इस पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है या इस पे कुछ प्रमोशंस एक्टिविटी आ गई है. सपोज कीजिए आपने कोई रेडमी का मोबाइल रेडमी का मोबाइल आपने फेसबुक पे चेक किया, एफबी पे सिर्फ चेक किया. जैसे ही आप चेक करते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन आपके मोबाइल में जो ऐप है वो आपको इसके ऊपर दिखाने लग जाती है. या जब आप एफबी को रीविजिट करते हो या जैसे ही आप एफबी को रीविजिट करते हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेता है. एम आई राइट? राइट? यस और नो प्लीज रिप्लाई. तो ये क्या है? कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट या कंप्यूटर एडेड डिजिटल सर्विलियंस, CAM या डिजिटल सर्विलियंस. सर्विलियंस का मतलब होता है या सर्वे का मतलब होता है आपके ऊपर नजर रख रहे हैं वो, ये आप क्या चाह रहे हैं. व्हेन आई से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और थर्ड वर्ड है हमारा मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज what do you understand by the management? Management mean that सारे प्रोसीजर सिस्टमैटिकली फॉलो करके, सारे प्रोसीजर सिस्टमैटिकली फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना. राइट? When we say management information system, that means by availability of all the information with the interrelated and interdependent, we have to achieve the organization's objective. If you ask me, sir, what are the different level of management information system? Level of management information system. We have one strategic level. We have strategic level information system. जिसके अंदर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमारी इंटरनल फर्म की स्ट्रेंथ से कंपेयर करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का प्रयास करते हैं. सेकेंड इज टैक्टिकल लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम.
जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनकी समरी एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ऑपरेशन लेवल, नाम से ही पता चल रहा है आपको। ऑपरेशन लेवल के अंदर हम क्या करते हैं? ऑपरेशन लेवल के अंदर हम अपने डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के बाद, राइट, proceed with the next one if you allow me. Please write okay if I allow to next one. We have Opal online analytical processing. ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ये कितने टाइप का होता है? ये होता है मल्टी डायमेंशन मल्टी डायमेंशन डाटाबेस सिस्टम, रिलेशनशिप और हाइब्रिड दोनों का कंबाइन। ये होता क्या? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसीजर, जहां पे हम सारा का सारा डाटा, कैलकुलेशंस, सारी की सारी कैलकुलेशन, ऑल कैलकुलेशन ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? जहां आप टाइम सीरीज के डाटा को कंपेयर करते हैं। देखिएगा, मैं एक ओपल का एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, यहाँ लेते हैं। तो देखिएगा, प्राइस दिख रहा है आपको? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। 311 कहाँ पे? ये क्या लिखा हुआ है? एनएससी, एनएससी, राइट। अभी मैं दोबारा आ रहा हूँ, सेम। ये आज ही का ही प्राइस है, ये आ गया बीएससी पे, ये आ गया बीएससी पे, दोनों प्राइस अलग अलग। अब आप चाहते हो कि ऑनलाइन आपको पता चलता रहे, ये तो ये 1 डे का लिया मैंने। अब 5 डे का लेना चाहते हो, सारी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स, क्या कह रहा हूँ मैं? तो हम क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन, जहां जैसे ही मैंने 1 मंथ का लिया, ये सारा का सारा मेरे को कैसे दे दिया इसने? याहू फाइनेंस मैंने खोला और दिखाता हूँ आपको कि हाँ जी, ट्रेंड पता चलता है एग्जैक्टली। देखिएगा, ये मैंने ट्रेंड लिया, हिस्टोरिकल डाटा। आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? या मैं देखूं? स्क्रीन विजिबल हो रही है। ये आपने बहुत सारा ये डाउनलोड कर लिया आपने सारा, ये खोल दिया आपने एक्सेल में उठा के।
आगे सर आइए, डेट को खुला कर देते हैं। हमारे पास ना टाइम कम है सिखाने के लिए। आ रही है बात समझ में जी? ये सारा हमारा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसीजर है, सारा डाटा आ गया, वॉल्यूम आ गया, हम आप इसको कंट्रोल करके, राइट, क्या क्या एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या क्या होगा, ड्रिल डाउन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, नए डायमेंशंस बना सकते हैं, जैसे ही एक्सेल पे आ गया है ना, राइट। तो देखिए पहला क्या है, पहला क्या है, मल्टी डायमेंशंस। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ मल्टी डायमेंशन, मैंने निफ्टी का प्राइस ले लिया, निफ्टी की वैल्यू ले ली, वॉल्यूम ले लिया, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, टाइम ले लिया, तो मेरे डायमेंशन एक ना रह के मल्टीपल डायमेंशन हो गए, राइट। जब मैं कह रहा हूँ रिलेशनल, तो मैं आपको इस लेवल पे बता दूं, जब मैं पीएचडी के स्टूडेंट को गाइड कर रहा होता हूँ, सॉरी पीएचडी के नहीं, एमफिल के स्टूडेंट्स के साथ मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ, तो उन्हें बोलता हूँ कि ये वाला आपने लेके चलना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस, हमेशा ध्यान रखिएगा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस, राइट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा रिलेशनल। रिलेशनल, जैसे ही आप मार्केट के क्लोज डाउन पे प्राइस ले रहे हैं, मार्केट के क्लोज पे आप प्राइस ले रहे हैं, तो आप वन रिलेशन बना रहे हैं, वन रिलेशन बना रहे हैं। कौन सा रिलेशन? जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाली है, उससे पहले का प्राइस एडजस्टेड क्लोज प्राइस। तो वर्ड एडजस्टेड क्यों है? तो कभी कभी कंपनी मार्केट बंद होते समय डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, डिविडेंड डिक्लेयर किया या कुछ भी किया, तो वो इस प्राइस में रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है। अगर आपको पता चलाना है कि सेम है या नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा, F2 माइनस E2, दोनों में या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, तो पता चल जाएगा दोनों डिफरेंट है या नहीं, नहीं है तो सेम होंगे। एम आई राइट? ये गिनाता है हमारा क्या? ये गिनाता है हमारा रिलेशनल बेस। अच्छा, रिलेशनल बेस का एक और एग्जांपल है। कहीं जाते हो आप, तो आजकल आपसे आधार कार्ड मांगते हैं, आधार नंबर मांग लेते हैं। आधार नंबर जैसे ही डाला, आपकी ऑल डिटेल आ जाती है। तो ये क्या है बेटे जी? ये है रिलेशनल, राइट। कोविड का टेस्ट कराने जा रहे हो, आपसे आधार कार्ड नंबर पूछ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज हाइब्राइड सिस्टम। हाइब्राइड सिस्टम के अंदर क्या होता है? मल्टी और एम आई ऑडिबल? मल्टी और रिलेशनल दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, इट इज मल्टीपल प्लस रिलेशनल। दोनों को हम जब कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा कहलाता है हाइब्राइड सिस्टम। हाइब्राइड सिस्टम ऑफ ऑनलाइन एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन की प्लस माइनस, उससे रिलेटेड बैकअप डेटा, प्रेजेंट डेटा, सारा का सारा रिट्रीव कर लेते हैं। प्रोसेसिंग सिस्टम, राइट। तीन टाइप तो मेन है इसके। अगर आप मेरे से पूछेंगे अदर टाइप, तो एक है वेब बेस्ड, OAPL। तो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है ये, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है? डेस्कटॉप बेस्ड, डेस्कटॉप, OLAP, रियल टाइम, रियल टाइम, OLAP। एम आई राइट फ्रेंड्स? एम आई राइट? कैन आई मूव टू नेक्स्ट वन?
क्या मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं? आपने किसी ने सुना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये वर्ड सुना है किसी ने या नहीं सुना? आगे सीएमए करने के बाद भी थोड़ा सा और लर्निंग करनी पड़ेगी आपको। हाइपोथेसिस होती क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। अच्छा, मैं इसको डिनोट करूं H1 और H0 से। H0 को मैं बोलता हूँ जनरली नल हाइपोथेसिस। तो बोल रहा हूँ नल हाइपोथेसिस, मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसको हम कभी कभी HN से डिनोट करते हैं और HA से डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्वेश्चन 1। क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता? इज टीचर इज गुड डिलीवरी ऑफ नॉलेज और नॉट? तो मैंने ये डाटा लिया, सिर्फ एक बच्चे से नहीं लिया, ये कम से कम मैंने लिया 100 बच्चों से। कितने स्टूडेंट से लिया? 100 से। 100 स्टूडेंट से ये डाटा कलेक्ट किया। तो जब मैंने ये 100 स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया तो उसमें से 4 ने मना कर दिया, सर नहीं आप अच्छा नहीं पढ़ाते, हम आपकी क्लास में नहीं आ रहे। 96 ने बोल दिया यस आप अच्छा पढ़ाते हो। तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस हम मानते हैं कि नॉर्मल होगी। टीचर इज टीचर इज नॉर्मल और टीचर इज अबव एवरेज, अबव एवरेज, क्योंकि मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैं और बताऊं हाइपोथेसिस के एग्जांपल, या ये समझ में आया? कोविड हमारा जनवरी 2021 तक कंट्रोल हो जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस, इट मे बी कंट्रोल। Alternative hypothesis is it may not be controlled. Right? Right? अच्छा, कितने परसेंट चांसेस है कंट्रोल हो जाएगा? आप बताएंगे कितने परसेंट चांसेस है कंट्रोल हो जाएगा? अच्छा, कितने परसेंट, कितने बच्चों ने मना किया था सर अच्छा नहीं पढ़ाते? 4% बच्चों ने मना किया था। एम आई राइट? तो इस 4% को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब अगर कोई बच्चा, कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का हमें मीनिंग क्लियर हो कि हम कितना परसेंट टॉलरेट करेंगे। टॉलरेशन लिमिट, टॉलरेशन लिमिट। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के और एग्जांपल लेना चाहूंगा। आने वाले पेपर में मेरे मार्क्स मार्क्स 40 से ऊपर आएंगे। यस, 40 से ऊपर आएंगे तो क्या कैटेगरी में डालोगे? पास कैटेगरी में। और अगर मेरे मार्क्स 40 से नीचे आए, मार्क्स इज लेस देन 40, तो मेरे को किस कैटेगरी में डालोगे? फेल कैटेगरी में। अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% चांस है कि मैं फेल होऊंगा। 95% चांस क्या हुए मेरे? 95% चांस क्या हुए मेरे पास होने के। अब मैंने यहाँ पे देखिएगा ग्रेटर देन साइन का यूज किया है या लेस देन साइन का यूज किया है?
तो ये जो 40 नंबर हैं, इससे कम वाले बच्चे फेल कैटेगरी में चले गए और इससे ऊपर वाले बच्चे पास कैटेगरी में आ गए। राइट, राइट। ये बात समझ में आ रही है? ये मेरा कौन सा टेस्ट है? वन टेल टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है? वन टेल टेस्ट। कभी कभी होता है कि मैं टू टेल टेस्ट करता हूं। टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट मेरा लेफ्ट टेल टेस्ट भी हो सकता है, राइट टेल टेस्ट भी हो सकता है। ये था राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट। लेकिन टू टेल टेस्ट लेफ्ट में भी जाता है और फॉर एग्जांपल 40 से नीचे और 60 से ऊपर। सही कह रहा हूं मैं? ये स्टूडेंट मेरे होंगे एग्जामिशन वाले, ये स्टूडेंट होंगे फेल वाले, और ये स्टूडेंट क्या होंगे? पास वाले। पास बट नॉट एग्जामिशन। सही कह रहा हूं मैं? तो ये वाला रीजन कहलाता है क्रिटिकल रीजन। पेज नंबर 45 पे पढ़िएगा। पेज 45 पे पढ़िएगा, क्रिटिकल रीजन ये कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन। ये कहलाता है हमारा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन। प्लीज बताइए ये क्लियर हुआ? तो मैं चलूं आगे। राइट नाउ अब एक प्रॉब्लम और है। ऐसा हो सकता है कि मेरी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ट्रू थी और मैंने उसे रिजेक्ट कर लिया। जब नल हाइपोथेसिस मेरी ट्रू थी और मैंने उसे एक्सेप्ट किया, तो कोई एरर हुआ या नहीं हुआ? और एक आदमी सच बोल रहा है और आप उसकी सच्चाई पे नहीं विश्वास कर रहे। एक आदमी सच बोल रहा है और आप उसकी सच पे विश्वास नहीं कर रहे। इज इट अ एरर और नॉट? दिस इज कॉल्ड टाइप वन एरर। टाइप वन एरर, राइट? जिसको आप बोल सकते हो when null hypothesis is true and we reject null hypothesis। तो टाइप टू एरर भी बता दे। नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स थी और आपने रिजेक्ट कर दी। झूठे आदमी पे विश्वास नहीं किया, कोई एरर हुआ या नहीं हुआ? और अगर आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और आपने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक आदमी झूठ बोल रहा है और आप उसकी बिलीव पे करके कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, एरर है या नहीं? यस इट इज अ एरर। दिस इज कॉल्ड टाइप टू एरर। पेज नंबर 45 पे देखिएगा, दोनों एरर दिख जाएंगे, टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर। टाइप टू एरर को आप बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हो। टाइप टू एरर को आप बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हो स्टैटिस्टिक्स में। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? क्या मैं चलूं नेक्स्ट पे? क्या मैं चलूं नेक्स्ट पे? ओके। सेम हम ये सारी चीजें
रिग्रेशन एनालिसिस से भी कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस से भी कर सकते हैं, या SEM से कर सकते हैं। SEM, SEM का मतलब होता है सिमल्टेनियस, सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। आपने 9th-10th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी होगी। फादर एजेस 3 टाइम ऑफ सन एज आफ्टर दिस ईयर, राइट? फादर एज बिकम 2 टाइम ऑफ सन एज। ऐसे आपने इक्वेशन पढ़े होंगे, या आपने पढ़ा होगा कंजम्पशन इज इक्वल टू A प्लस YD, where YD is disposable income and Y is equals to C plus I, Y is equals to A plus BY plus I। ऐसे आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉडल पढ़े होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉडल पढ़े होंगे। इन मॉडल को ही बोलते हैं हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस मॉडल, जहाँ पे आप इक्वेशंस बना के, जहाँ पे आप इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, i की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे B था आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, A था आपका ऑटोनोमियस कंजम्पशन। कुछ याद आया है? साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। क्या मेरे को परमिशन है आगे जाने की? पेज नंबर 45 से आई एम मूविंग टू MRP1। MRP1 के अंदर आप सिर्फ मटेरियल के ऊपर ध्यान देते हैं, कितना मटेरियल परचेज करना है, कितना मटेरियल परचेज करना है, उसकी क्वांटिटी, प्राइस। छोटा से मेन फोकस आपका बिन कार्ड या स्टोर लेजर के ऊपर होता है, बिन कार्ड या स्टोर लेजर के ऊपर मेन फोकस होता है। जब आप बिन कार्ड और स्टोर लेजर के ऊपर फोकस होते हैं तो आपका जो होता है वो प्लानिंग कहलाती है MRP1। कभी कभी आप इसको सिंपली MRP कह देते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कितना प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का टाइम, व्हाट, व्हेन, व्हेन मीन टाइम, बिल ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री होनी चाहिए आपके पास। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नाउ अ डे ये सारा का सारा हमारा कंप्यूटराइज हो गया है, सारा का सारा कंप्यूटराइज हो गया है। कंप्यूटराइज करने में स्कैनर्स का बहुत अच्छा रोल है। आप एक प्रोडक्ट का बार कोड, बार कोड क्या कर देते हैं, स्कैन कर देते हैं। वो स्कैन करते ही पता चल जाता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था इसका, लास्ट मंथ में आपने इसकी कितनी सेल्स करी या कितना इशू किया, कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, फर्दर रिक्वायरमेंट कितनी है। आप ये परचेज कहाँ से करते हैं? सपोज कीजिए आप 2 वेंडर से करते हैं, वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3। तीनों के कॉन्टैक्ट नाम, फोन नंबर आ जाते हैं। आप इमीडिएटली इनमें से जिससे भी आप लेना चाहें उसको कॉल कर सकते हैं। MR1 के ऊपर हमारे पास इन्वेंट्री फाइल होनी चाहिए, रूटिंग फाइल होनी चाहिए, मास्टर फाइल होनी चाहिए। रूटिंग फाइल बताती है कि आपका रूट क्या है, इशू करने का डोर कीपर पे जाएगा या मैन्युफैक्चरर पे जाएगा या असेंबली लाइन में जाएगा। फिर मास्टर पार्ट फाइल बताती है कि इसके अंदर मेन मेजर कौन कौन से पार्ट है। Am I clear with this? If it is, then I move to MRP2, yes, simply we can call it MRP1। MRP2 के ऊपर मैं ज्यादा फोकस हूँ क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ हम मटेरियल के ऊपर ध्यान देते हैं बल्कि 3 चीजों पे ध्यान देते हैं MRP2 में, दैट इज प्रोडक्शन, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग। प्रोडक्शन,
अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग। MRP 1 में सिर्फ आपका मेन फोकस प्रोडक्शन के ऊपर था, लेकिन MRP 2 के अंदर आप उसकी अकाउंटिंग भी कर रहे हैं। दैट मीन सारे जो फंक्शन यहाँ के थे वो तो है ही है, प्लस आपने क्या कर दिया, डिमांड फोरकास्टिंग करना है। डिमांड फोरकास्टिंग मार्केटिंग का काम आ जाएगा। प्लानिंग करना है, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स और कुछ उसकी अकाउंटिंग करनी है, दैट इज स्टोर लेजर बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सारे अकाउंटिंग पार्ट MRP 2 के अंदर आता है। इसके बाद हमारा आता है एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिंगल पार्ट देखते हैं। ERP एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल व्यू पॉइंट से देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, सॉफ्टवेयर चाहिए। आई डोंट नो आप ERP टैली से कितना जानकारी रखते हैं, ERP टैली की या टैली 9.0। किसी ने टैली किया हुआ है तो प्लीज बताएं। Nowadays software BZ is also there, BUSY, BC। ERP होने के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट अराइज होते हैं। फर्स्ट इज टेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल बेनिफिट के अंदर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो कर सकते हैं। क्या करेंगे, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लीड टाइम को आप रिड्यूस करेंगे। लीड टाइम का मीनिंग होता है आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया, 17 तारीख को ऑर्डर दिया, ऑर्डर डेट और जिस डेट पे आप वो रिसीव करेंगे उस डेट का गैप आपने इसको कम करना है। तो कम कैसे करेंगे, लीड टाइम को कम करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक, प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस, मेरे को लग रहा है आज मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि आधा घंटा क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। जंपिंग करना अलाउड है TPM पे, टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। बिकॉज माई टारगेट इज मैं आज ये सारा खत्म कर दूं ताकि आपका वैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट हो जाए। ओके, टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट इसका मेन रहना है मशीन से, मशीन मेंटेनेंस, प्रोडक्शन फ्लो, प्रोडक्शन फ्लो से। आपकी गुड क्वालिटी की मशीन होनी चाहिए, सारी प्रोसेस अप टू डेट मेंटेन होनी चाहिए और प्रोडक्शन का फ्लो अच्छा होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जीरो एक्सीडेंट हो। जीरो एक्सीडेंट कब होंगे, जब आपकी मशीन सही तरीके से इंस्टॉल होगी। मेंटेनेंस अच्छी होगी तो क्या होगा, जीरो फेलियर, जीरो फेलियर। और अगर प्रोडक्शन का फ्लो अच्छा है देन इट इज जीरो डिफेक्ट, राइट।
ये सबसे पहले ओरिजिनेटेड हुई जापान में, सबसे पहले ओरिजिनेटेड हुई जापान में इन 1971, राइट। इसके क्या क्या पार्ट्स थे? की पीपल को आइडेंटिफाई करना, की पीपल्स मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसी कौन कौन सी एरिया है जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट फाइलोसफी, मैनेजमेंट फाइलोसफी की जब बात करेंगे तो आपको बहुत सारी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, मास्लो नीड हायरार्की, एम्बर्स थ्योरी, ये आपने सुनी हुई है एम्बर्स थ्योरी, मास्लो नीड हायरार्की। ये तो 12th स्टैंडर्ड में थी आपकी। थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड। थ्योरी एक्स बोलती है कि आपकी कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय लेजी है और उसको कंट्रोल करने के लिए स्टिक का यूज करना पड़ेगा, हाई वेजेस देनी पड़ेगी। थ्योरी वाई बोलती है नहीं, मेहनती है। थ्योरी जेड एक बैलेंस्ड थ्योरी है। गूगल पे चेक करेंगे ये थ्योरी आ जाएगी, लेकिन ये करिकुलम में नहीं है आपके। इसके बाद हमने ट्रेनिंग दी है, इसके बाद हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। किसको? ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन पाथ बनाया है। इम्प्लीमेंटेशन पाथ बनाने के लिए आपने पाथ एनालिसिस किया हुआ है। पाथ एनालिसिस किया था क्रिटिकल, क्रिटिकल पाथ मेथड या पर्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन, जहाँ पे आप डायग्राम बनाते थे 1 2 3 लाइक। तो रिमेम्बर होगा आपको, आई थिंक सो। एम आई अलाउड टू मूव नेक्स्ट वन? टोटल क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान देते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान देते हैं। क्वालिटी इम्प्रूव करना हमारा कस्टमर फोकस होना चाहिए ताकि हमारे पास कस्टमर इंक्रीज हो, मैनेजरियल लीडरशिप हो हमारे पास, और कंटिन्यू, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है अगर आपके प्रोडक्ट की आज क्वालिटी अच्छी है और आप स्टे कर जाओगे। चेक आईफोन, आईफोन नए नए कुछ लॉन्च कर रहा है, इंडिया में, इंडिया में TQM के ऊपर काफी सीरीज आई हैं। इनमें से सीरीज ISO 9000 और ISO 14000 सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, जो 3 मेन कोर कंसेप्ट के ऊपर है, 3 कोर कंसेप्ट के ऊपर है। 3 कोर, कोर एरिया मतलब इंपॉर्टेंट एरिया। फर्स्ट एरिया इज, फर्स्ट एरिया इज क्वालिटी कंट्रोल, फर्स्ट एरिया इज क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा इज क्वालिटी एश्योरेंस, जहां पे आप गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं कि कुछ टाइम पीरियड तक आपका प्रोडक्ट अगर प्रॉब्लम में आता है तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इसकी कोई एब्रीविएशन है याद करने की, तो मैं बोलूंगा CMA। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। C का मतलब मैं कंट्रोल को लेके चल रहा हूँ, M का मतलब मैनेजमेंट को लेके चल रहा हूँ, A का मतलब एश्योरेंस को लेके चल रहा हूँ। What are the three core area of, what are the three core area of ISO 9000 या 14000 या
TQM, can I move to next one? क्या मैं चलूं? ओके। इसके अंदर हम किन किन सेगमेंट को लेके चलते हैं? क्या क्या स्टेज है हमारी 7 to 8 स्टेज है। 7 to 8 स्टेजेस क्या है? पहला, we give attention to customer, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, किसके लिए आप अपना क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद आप डिसीजन मेक करेंगे या प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट यूटिलिटी। बेंचमार्किंग करेंगे, बेंचमार्किंग के अंदर जो आपकी कॉम्पिटिटिव फर्म है उससे कंपेयर करेंगे, लाइक ऑडी, बीएमडब्ल्यू। नेक्स्ट वन, कस्टमर का फीडबैक लेंगे, कस्टमर फीडबैक। So these are the process 1, 2, 3, 4, 5. Then implementation. क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारे पास मेथडोलॉजी है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथडोलॉजी है। हम उन मेथडोलॉजी को देखते हैं। Our next topic is methodology. Next topic is methodology. किस चीज की मेथडोलॉजी? क्वालिटी टूल्स की। क्वालिटी टूल्स की। तो पहला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीवट चार्ट्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने चार्ट बनाए थे। आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक गॉस ने बनाए थे, वी कॉल्ड गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स, राइट। कंट्रोल चार्ट जैसे हमने किया था एक्स बार, सेकेंड वन इज सिक्स सिग्मा प्रोसेस। सिक्स सिग्मा प्रोसेस पेपर में आने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्स सिग्मा प्रोसेस क्या कहता है? हम इसको फर्स्ट लेते हैं। इसमें पहला एनालिसिस करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए। किस प्रोडक्ट के लिए? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर हम डीमैक यूज करेंगे, DMAIC, राइट। D का मतलब है डिफाइन, M का मतलब है मेजर, डिफाइन, मेजर, एनालाइज। I का मतलब इंप्रूव, C का मतलब कंट्रोल।
अगर आपके न्यू प्रोडक्ट हैं, अगर आपका मार्केट में न्यू प्रोडक्ट है, तो डीमैक की जगह हम जो यूज करेंगे तो करेंगे DMIA। ये तो सारा सही, राइट। DV मतलब डिफाइन, मेजर, एनालाइज। MI का मतलब है मेजर एंड, मेजर एंड आइडेंटिफाई, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई। बहुत बार आप पेपर में देखेंगे 2 मार्क्स में इसके फुल फॉर्म पूछे गए हैं, या पूछा गया है कि इसको अरेंज कीजिए। ये ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? क्या मैं चलूं आगे? नेक्स्ट, key role of Six Sigma process is 1986 में बिल स्मिथ ने बिल स्मिथ ने सिक्स सिग्मा प्रोसेस के ऊपर ज्यादा रोल प्ले किया था, जिन्होंने बोला कि बिल स्मिथ मोटोरोला कंपनी से थे, जिन्होंने बोला कि 3.4% out of millions can be produced as defective item। दैट मीन सक्सेसफुल कितना होगा? 99.9966% आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ बिलियन। आर यू गेटिंग मी? अगर आप 10 लाख आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 लाख आइटम प्रोड्यूस करने हैं, तो उसमें से 9999966 आइटम इस टोटल प्रोडक्शन में से इतनी आइटम आपकी करेक्ट होगी। तो डिफेक्टिव होने के चांस कितने हैं बताइएगा? डिफेक्टिव अगर मैं यहां से 4 और यहां से 3, यानी कि 10 लाख में से 34 आइटम्स डिफेक्ट हो सकती हैं। और अगर आप सिग्मा की बात करें और आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा हो, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है मीन, ये होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह ये होता है -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3। तो यहाँ के 3 और यहाँ के 3, ये कितने हो गए? 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, इसको आप सिग्मा बोलते हैं। तो व्हेन आई से 6 सिग्मा प्रोसेस, इट मीन 99.99966% of item produced by your company is good। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, गूगल पे डालिएगा अगर आपने कभी पढ़ा नहीं हुआ तो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी इमेजेस देख लीजिएगा, राइट। कोई भी एक इमेज देख लीजिएगा, राइट। ये देखिएगा +3 -3, राइट। ये -3 और वो +3, राइट। मैं आ जाऊं अपने टॉपिक पे वापस। सिक्स सिग्मा के बाद आपने 5 वर्ड्स को जरा ध्यान से पढ़ना है, 5 वर्ड्स को जरा ध्यान से पढ़ना है। 5S इन क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या? 5S इन क्वालिटी मैनेजमेंट।
पहला एस, पांचों को मैं एक साथ याद करवाने के लिए ऐसे लिखो, 5S इन क्वालिटी मैनेजमेंट। इजी टू रिमेम्बर इस SEI तो याद कर लीजिए पहले तो आप। SEI 4 बार, शी 1 बार, 4 टाइम। रीड ऑन, रीड ऑन, सु, कित्सु, टी, सुके। These word are these word are Japanese word. आपको ये याद करना पड़ेगा। That is organization, organization, neatness। आपका जो माल बने वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो, ऑर्गेनाइज हो, नीट एंड क्लियर हो, क्लीनिंग हो उसमें, स्टैंडर्डाइज हो और डिसिप्लिन हो। क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, छोटे छोटे से वर्ड हैं ये, आपको जरूर याद करने हैं। राइट, पेज नंबर 58 पे है ये सारा। लर्न इज सी, रीटोन सु के सु, टीसुके। राइट, चले हम नेक्स्ट पे। Can I move to next topic? Okay. Next one. अब हम क्वालिटी सर्कल की बात करते हैं। क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल। When we talk about quality circle, इसका मीनिंग ये है that ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 6 to 12 पीपल या मैनेजर्स रेगुलरली मीट करते हैं। they meet regularly basis and they decide how we can improve, how we can further improve quality of product related with work matter। राइट, तो इससे ये बात तो क्लियर है कि हमारी जो अप्रोच होगी वो एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अप्रोच होगी, जो रिसोर्सेस के डेवलपमेंट के ऊपर होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का यूज करके हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आप क्वेश्चन करेंगे, आई डोंट केयर और आई केयर, विच वन इज बेटर टेक्निक। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं क्वालिटी का, राइट आंसर इज आई केयर। मैं डेवलप करूं, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट और नॉट टू डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट और नॉट टू डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। टीम वर्क, आंसर इज यस आई विल। क्या मैं पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बनाऊं या जो जैसे काम चल रहा है वैसे ही होने दूं, लेट थिंग्स हैपन। सो आंसर इज मेक योर पॉजिटिव एनवायरनमेंट। दिस इज व्हाट क्वालिटी सर्कल।
तो क्वालिटी सर्कल के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं? एक डेडिकेटेड टीम मैनेजर्स की, जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मीट करती है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करती है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है, मॉनिटर करती है, राइट। इसके स्टेप्स फिलिप्स कॉर्बे ने दिए थे। फिलिप्स क्रॉसबे ने स्टेप्स दिए थे, राइट। पेज नंबर 60 पे मिल जाएगा आपको ये स्टेप्स गिवन बाय फिलिप्स कॉर्बे। क्वालिटी इंप्रूव करना है आपने, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए टीम बनानी है, करंट एंड पोटेंशियल क्वालिटी को डिस्कस करना है, सारे एम्प्लॉय को अवेयरनेस होनी चाहिए, करेक्शन स्टेप्स लेने हैं, सुपरवाइजर को ट्रेन करना है, पार्टिसिपेटिव एफर्ट्स आपने करने हैं। एम आई राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज स्टूअर्ट चार्ट के ऊपर हम दोबारा जा रहे हैं, जिसके अंदर आप कीवर्ड साइकिल, जिसका नाम है डेमिंग साइकिल, या तीसरा नाम है पीडीसीए, प्लान डू कंट्रोल एक्ट। प्लान, अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले प्लान कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, चेक कीजिए सारी प्रोसेस को। पीडीसीए, अगर उसके ऊपर कोई एक्शन की जरूरत है तो एक्ट कीजिए, एंड डू अगेन प्लानिंग, राइट। सो दिस सर्कल इज कॉल्ड पीडीसीए सर्कल, प्लान, डू, check and act. Am I right, friends? Please reply. हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसमें दो एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो आई रेकमेंड example is not difficult. You can do at your own, no issue. Do illustration 1 2 and आप 3 थोड़ा छोड़ सकते हैं, अगर समझ में आए तो कीजिएगा, right? Right? If you say we can do one illustration at least, what do you say? First illustration की डिमांड, company manufactures single product which require two components. Company purchases one of the component from two supplier, X Limited, Y Limited. उन्होंने प्राइस दिया है 180 per 100 unit of the component and found 3% is defective. 3% of the items is found to be defective. Uh, 180 per 100, that is 180 divided by 100 per unit का, and it is 3% is found to be defective. आगे चलते हैं, कंपोनेंट Y जिसकी कॉस्ट है 174 per 100 and defective is 5%, right? आगे क्वेश्चन में क्या रहा है वो,
इफ द डिफेक्टिव इज नॉट डिटेक्टेड, अगर आपकी डिफेक्टिव आइटम डिटेक्ट नहीं हुई और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में चली गई तो डैमेज हो जाएगा और ज्यादा। क्या? 180 पर 100 यूनिट ऑफ कंपोनेंट। कंपनी have an intention to introduce a system of inspection for component receipt. The inspection cost is 24 rupee per 100 unit of component. Inspection will able to detect 90% of the defective item. No payment is made for the defective item. Advise whether it is justified and which of the two supplier assume total requirement is। तो डिफेक्टिव आइटम क्या होगी? 10,000 का 3% एक्स से, और वाई से होगा 10,000 का 5%। सो 300 और 500, एक तो ये आ गई है, राइट। परचेज प्राइस ये कैसे आया आपका? 180 पर 100। फर्स्ट वन इज परचेज प्राइस 18,000, is this one is clear friends? Purchase price is clear? Can I go with next one? परचेज प्राइस के पास हमारी प्रोडक्शन डैमेज 180 पर 100 यूनिट। This is 180 per 100 unit. So 180 divided by 100 into 300 and 180 divided by 100 into 500. प्लीज समझाइए, ये आया समझ में आपको या नहीं? वन टू का हमने टोटल किया, सो इट इज माय टोटल कॉस्ट, आउट ऑफ विच गुड कंपोनेंट इज दिस वन, बिकॉज यहाँ पे 300 डिफेक्ट हो गए थे, यहाँ 500 डिफेक्ट हो गए थे। तो हमने ए को बी से डिवाइड किया तो पर यूनिट का आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट पर 100 कंपोनेंट आ जाएगा। प्लीज रिप्लाई, इज दिस टाइप इज क्लियर टू यू? क्या मैं चलूं नेक्स्ट स्टेप पे? स्टेप 2, अगर आपके पास एस्टिमेटेड डिफेक्टिव आइटम डन एट द पॉइंट ऑफ रिसीट, राइट, अगर आइटम डिटेक्ट नहीं हुई तो हमने बोला था यहाँ 300 आइटम है या 500 आइटम है, 90% डिटेक्ट हो जाती है, यानी कि 450 डिटेक्ट हो जाती है और 270 यहाँ डिफेक्ट। तो आप पेमेंट कितनी करोगे? पेमेंट कितनी करेगी? 9,700 ये, $9,700 तो ये हमारी
+30 ये वाली, इसी तरह 9500 ये, और यहां से 50 डिटेक्टेड नहीं हुई। दिस फिगर इज क्लियर टू यू? Okay. Now we go for the purchase cost. Next one we go purchase cost. Inspection cost. What is inspection cost? Inspection cost is given to you 24 per 100, and if you are calculating it for 10,000 unit, multiply by 10,000, it is 2400 in both of the case. What is production damage? 180 divide by 100 into 30, 180 divided by 100 into 90, into 50. I'm sorry. This one clear? Please reply. Is it okay? So you have total cost. This total again divided by good component. This will cost. समझ में आया है ये फ्रेंड्स? प्लीज बताइएगा। अगर आप बोले तो सेकंड क्वेश्चन में होमवर्क दूं, सेकंड इलस्ट्रेशन। Yes, sir, sure. If you have doubt in second, you do it yourself. Any doubt, please put me on WhatsApp, right? If any part you are facing some problem. Okay, this complete our SP section, SPM. Next for business valuation, Vishal sir, let you know. Thank you very much for so cooperative, listening me very patiently and responding me, because your responses keep motivating me that you are understanding the topic and let the momentum go. Yes, I know in today class I am little speedy because of half hour that we due to some technical problem. Uh, that I cannot say that BV who teach. शीतल मैं नहीं बता सकता कि कौन पढ़ाएगा BV. We have a protocol to follow up, right? We move according to protocol only. Thank you very much. If you still face some problem in this section that I taught you, so let me know. Thank you, Mr. Sharma, Ankit, Chetan, Milan, Sheetal, Shilpa Gupta, and Sumeda. Thank you, ICA Institute. Thanks all and good night. You take care, please.